हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज 75 का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 3 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम लोग 75 इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी वैसे एग्ज़ाम जिसमें कि जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सारे 75 प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। इसमें हम लोग 50 जीके और 25 जीएस यानी कि साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और सेलेक्टेड प्रश्न हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, उनको समझना है। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? आप लोगों ने ग्लोब का फिगर देखा होगा। बीच ऊपर में कर्क रेखा होता है, नीचे मकर रेखा होता है। इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो बीच का जो भाग होता है, इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध या फिर इसको उपोष्णकटिबंध भी कहा जाता है। ध्यान रखना इसको उष्ण या उपोष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जबकि उष्णकटिबंध के ऊपर यानी कि 66.5 डिग्री तक जो होता है, ये शीतोष्णकटिबंध होता है। 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच शीतोष्णकटिबंध होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। चूने के चट्टान पर अपक्षयन हो जाता है, ये रासायनिक क्रिया के कारण होता है। जहाँ कहीं भी ऑक्सीकरण, अवकरण या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है और ये दोबारा अपने पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकता है। ये ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? जीव जंतु और पौधे सबसे अधिक संख्या में कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वनों में। उष्णकटिबंधीय वन जो होता है, जिसको कि सदाबहार वर्षा वन भी कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्राणी या फिर पौधे, इन सब का विकास जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें वर्ष भर क्या होता है, उच्च तापमान रहता है। इसको याद रखना है। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? चैलेंजर गर्त नाम सुनेंगे आप लोग। चैलेंजर गर्त कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। चैलेंजर गर्त कहाँ पे है? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में। चैलेंजर गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और ये जो एक प्रकार के ये तट होते हैं और ये अक्सर पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलते हैं और यहाँ पर ढाल जो होता है वो तीव्र ढाल होता है। चैलेंजर गर्त, इसकी गहराई अगर बात किया जाए तो इसका गहराई है 11,033 मीटर इसका गहराई है। चैलेंजर गर्त को मैरियाना गर्त भी कहते हैं। सबसे गहरा गर्त है ये, याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे आइए मिलान करते हैं। यहाँ पे कुछ घास वगैरह दिया है और घास वगैरह और महाद्वीप का नाम दिया है, तो यहाँ पे मिलान करना पड़ेगा। तो चलिए मिलान करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या होता है? सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान होता है वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान होता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? डाउन्स होता है। दक्षिण अमेरिका का पम्पास होता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं और उत्तर अमेरिका के प्रेयरी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का पम्पास और उत्तर अमेरिका का प्रेयरी। तो यहाँ पे देख लेना है। अगला देखते हैं हम लोग, एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? एस्किमो एक जनजाति है, इनके घरों को क्या कहते हैं? एस्किमो के घरों को इग्लू कहा जाता है। ये एक प्रकार का बर्फ़ का घर होता है, हाफ सर्कुलर टाइप का होता है, यानी कि सेमी सर्कुलर होता है। ये आपको याद रखना है। पीली येलो, यहाँ पे पीली क्रांति होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर होगा तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन ये श्वेत क्रांति के अंतर्गत होता है। ये सभी आपको पता होगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बताना है। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? कौन सा आंसर होगा? सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम
जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में विखंडन होता है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा पैदा होता है। तो यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन उसी को कहते हैं जिसमें कि सड़े गले पदार्थों से या फिर मृत पशु पक्षियों से जो ईंधन मिलता है उनको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यहाँ पे यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक, ये आपको याद रखना है। कुमारी अंतरीप से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक 675 किलोमीटर लंबा है। ये 675 किलोमीटर लंबा है कोरोमंडल तट, याद रखना है। और इसका चौड़ाई अगर बात किया जाए तो चौड़ाई इसका 100 किलोमीटर लगभग है। लंबाई है 675 किलोमीटर, चौड़ाई है 100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? तो कुमारी अंतरीप से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सेव होना चाहिए था, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तिलैया बांध जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम है क्या प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है, उसका नाम क्या है? तिलैया बांध कहाँ पे है ये बताना है। तिलैया बांध का बात किया जाए तो ये झारखंड में है और ये बराकर नदी पर है। झारखंड में बराकर नदी पर है, याद रखना आपको, झारखंड में बराकर नदी पर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है? भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अधिक होता है? तो चाय का उत्पादन यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा होता है? इसका आंसर होगा असम में। चाय का उत्पादन यहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे मेघालय इन सब में भी होता है, केरल में भी होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो असम में होता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाय का उत्पादन अधिक होता है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा अखबारी कागज उद्योग के लिए। यहाँ पे अखबारी कागज का बहुत सारा उद्योग है, इसी के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? कहाँ से काफ़ी ज़्यादा संख्या में हड्डी का औजार और हथियार प्राप्त हुआ है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा चिरांद। चिरांद में मिला है। बिहार का एक चिरांद नामक जगह है, यहाँ ग्रामीण स्थल है, यहीं पे खुदाई हुआ था। लगभग 1962-63 में यहाँ पे खुदाई हुआ था, जिसमें कि काफ़ी सारे हथियार और हड्डी के औजार मिले थे, ये आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग के लिए कुबड़ वाला बैल था। सिंधु सभ्यता लोग के लिए कुबड़ वाला बैल था। क्या था कुबड़ वाला बैल? तो कुबड़ वाला बैल एक पवित्र पशु होता था। कुबड़ वाला बैल एक पवित्र पशु होता था। पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा इसका सही आंसर होगा। रामायण के रचनाकार हैं। रामायण के रचनाकार हैं। क्या आंसर होगा? ये तो पता होगा आपको। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, याद रखना है। और यहाँ पे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, ये सभी आपको याद रखना है। वेद व्यास ने रामायण लिखा है। चोल राजाओं के शासनकाल में उर का क्या अर्थ होता था? उर का क्या अर्थ होता था ये बताना है यहाँ पे। चोल काल में उर का क्या अर्थ होता था? सही आंसर होगा सामान्य ग्राम सभा। सामान्य जो ग्राम सभा होता है, जिसको अभी ग्रामीण भाषा में पंचायती वगैरह कहा जाता है, तो उसको उर कहा जाता है था। चोल साम्राज्य में उसे उर कहा जाता था। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? सही आंसर होगा कांची। कांची ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय था जो कि बहुत बड़ा था। और ये जो कांची का जो विद्यालय था, इसको कदम्बा नरेश मयूर शर्मन के द्वारा बनवाया गया था। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था?
किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था? किसके समय आया था? सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जो कि तुगलक वंश के थे। याद रखना है आपको। 1333 ईस्वी में लगभग आया था, ये भी आपको याद रखना है। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था ये बताना है। ये भेजा गया था हॉकिंस के द्वारा, और टॉमस रो को उन्होंने जो है मुगल के दरबार में भेजा था, और मुगल में जहांगीर के दरबार में भेजा था। कैप्टन हॉकिंस ने टॉमस रो को भेजा था जहांगीर के दरबार में, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना ये अकबर का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि व्यापारिक केंद्र किसको बनाया था? तो सही आंसर होगा सूरत को। सूरत को अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी यहाँ पे बनाया था, और अंग्रेज कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है आपको। और 1608 ईस्वी में हॉकिंस मुगल दरबार में व्यापार का सुविधा पाने के लिए पहुंचा था, और जहांगीर से उन्होंने अनुमति ले लिया था फैक्ट्री खोलने का। जहांगीर से उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने का क्या ले लिया था? अनुमति ले लिया था। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? बंगाल में दोहरे शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दोहरा शासन का अंत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, याद रखना आपको। और ये फैसला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया गया था। द्वैत दोहरा शासन का हटाने का जो फैसला था वो 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये फैसला लिया गया था। दोहरे शासन को अंत कर दिया गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह 1857 में प्रथम चिंगारी भड़की थी। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में, इसकी पहली चिंगारी कहाँ से भड़की थी, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, ये पूछा जा रहा है। शुरुआत हुआ था मेरठ से, याद रखना है। 24 अप्रैल 1857 का दिन था, जबकि मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने कुछ विशेष प्रकार का जो कारतूस था उसको यूज करने से इनकार कर दिया था। इसी कारण यहाँ पर ही क्या हुआ था, यहीं पर से चिंगारी भड़का था जब वो कारतूस को मना कर दिया था, क्योंकि उसमें ऐसा माना गया था कि उसमें चर्बी का यूज हुआ है, गाय के चर्बी का यूज हुआ है, इसलिए वहाँ पे बहिष्कार किया, तो यहीं पर विद्रोह शुरू हो गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये घोषणा किसने की थी? ये घोषणा की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी घोषणा की थी, याद रखना है। इन्होंने एक और कहा था दिल्ली चलो नारा भी इन्होंने ही दिया था। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जिसको कहा जाता है, इन्होंने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था? इन्होंने पठानों की एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम बताना है, क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार इसका नाम था, याद रखना है, जिसको कि लाल कुर्ती भी कहा जाता है। लाल कुर्ती थोड़ा फनी नाम है, लाल कुर्ती। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती का इन्होंने निर्माण किया था, जिसमें कि पठान का एक पार्टी था। किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? किस जनसभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये बताना है। सही आंसर होगा बम्बई का एक जनसभा था, जो कि 7 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई।
प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था, ये बताना है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया था। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखना इसको। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, कौन थे? इसका आंसर होगा BN राव। BN राव, याद रखना है। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, वे कि अनुच्छेद 51 के को में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य को, फिर बाद में एक और जोड़ा गया, 11 यानी कि मौलिक कर्तव्य को इसमें रखा गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, ये बताना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का जो सदस्य होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे राष्ट्रपति सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती हैं, याद रखना इसको। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल फुल नाम है इसका। ये ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया था, किसने किया था? कब किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? इसका आंसर होगा सन 1952 में। सन 1952 में नेहरू जी के पहल पर सामुदायिक विकास का कार्यक्रम किया गया था। किसके पहल पे? तो जवाहरलाल नेहरू जी के पहल पर किया गया था। इसका शुरुआत याद रखना है। लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में कब प्रस्तुत किया गया था? लोकपाल विधेयक बिल अपने देश भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? लोकपाल विधेयक बिल, बताना आंसर। सही आंसर होगा सन 1968 में। सन 1968 में इसको प्रस्तुत किया गया था। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा द्विदलीय बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल क्या था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1951 से 56 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 तक। और ये जो योजना था ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सफलता भी मिली थी। इसमें भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, ये सभी का निर्माण भी किया गया था, याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका आंसर होगा हेग में। कहाँ पे स्थित है? ये हेग में स्थित है। हॉलैंड में एक जगह है हेग, यहीं पर स्थित है। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्वकसल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होती है? इसका क्या आंसर होगा? या फिर थोड़ा कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। अल्पकसल में, ये क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 का संबंध वित्त विधेयक से है, ये आपको याद रखना है। और
110 में धन विधेयक है, 110 में धन विधेयक है, ये आपको याद रखना है। कैश फॉर क्वेरी, कैश फॉर क्वेरी, सवाल पूछने के बदले कैश मामले में इनमें से किसकी संसद सदस्यता लोकसभा ने समाप्त की। कैश फॉर क्वेरी, सवाल पूछने के बदले कैश मामले में इनमें से किसकी संसद सदस्यता लोकसभा ने समाप्त की थी। संसद का सदस्यता ही खत्म कर दिया था। किसका खत्म किया था? इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका आंसर होगा महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा को क्या किया था? इसका सदस्यता को लोकसभा ने खत्म कर दिया था, क्योंकि ये सवाल पूछने के बदले कैश मामले में इसको खत्म कर दिया था। याद रखना है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसका आंसर होगा भजन लाल शर्मा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा, याद रखना है। WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए? 22 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए? इसका आंसर होगा 33,89,000। 33,89,000 मामले भारत में 2022 में पाए गए, याद रखना है। अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ हुई? अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये बताना है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया? सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया, यानी कि कहा गया कि आप जो हैं राष्ट्रपति के योग्य नहीं हैं, राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है। तो किस हिंसा के मामले में? इसका आंसर होगा यूएसए कैपिटल हिंसा। यूएसए कैपिटल हिंसा। किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है? एनडीबी का नया सदस्य किस देश को बनाया गया है ये बताना है। इसका आंसर होगा मिस्र को। मिस्र एनडीबी का नया सदस्य बन गया है। किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया? किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमास। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? एस जयशंकर ने कहाँ पे किया है? इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह में। हो ची मिन्ह सिटी है, याद रखना इसको। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास ये बीआरओ के नए महानिदेशक बन गए हैं। सीमा सड़क संगठन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? कब तक करने का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा 2028 तक। 2028 तक खाते में 2-2 हज़ार मिलते रहेगा हर एक 3 मंथ में, यानी कि साल में 6,000। किसी पौधे का वनस्पतिक भाग डैश होता है? इसके बाद यहाँ से साइंस का प्रश्न है, तो आपको अच्छे से देखना है। ये सारे साइंस के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है किसी पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं, यानी कि कौन कौन सा भाग है जो कि वनस्पतिक होता है? सही आंसर होगा जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? इसका आंसर होगा क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस ये जो है एक क्लोरोफाइट्स समुदाय का एक जीव है। ये शैवाल का एक रूप है, ये याद रखना है आपको। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले के
खाने योग्य हिस्सा को क्या कहते हैं? केला का खाने योग्य हिस्सा होता है अंतःफलवित्ती और मध्य फलवित्ती, अंतःफलवित्ती और मध्य फलवित्ती। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहते हैं? ग्रीन गोल्ड, हरा सोना किसको कहते हैं? हरा सोना। इसका आंसर होगा बांस को। बांस को हरा सोना कहते हैं, याद रखना है। या फिर इसको गरीब आदमी की लकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। और बांस जो होता है ये घास कुल का पौधा होता है, घास कुल का पौधा होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? रक्त अल्पता रोग होता है किसकी कमी के कारण? इसका आंसर होगा विटामिन B12, फोलिक अम्ल, लोहा, इन सभी के कमी से रक्त अल्पता रोग होता है, जिसको कि एनीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनीमिया, ANAEMIA, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 56। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो पता होगा आपको। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और उसी को कहते हैं गंडमाला रोग, गंडमाला, इसी को घेंघा रोग कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है? निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है? निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है? इसका आंसर होगा सांप। सांप जो है ये सर्वाहारी नहीं होता है। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल डैश फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा 1992 में। 1992 में ये शिखर सम्मेलन हुआ था, याद रखना है। कब हुआ था? 1992 में 3 जून से 14 जून के बीच ये हुआ था और इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। इसमें कितने देश ने भाग लिया था? 172 देश ने। इनमें से किस प्रजाति के कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? ये बताना है। कश्मीरी हिरन हंगुल को कहा जाता है। कश्मीरी हिरन हंगुल को कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर के दाचिंगम उद्यान में पाए जाते हैं और इसकी स्थिति अभी काफ़ी ज़्यादा संकटग्रस्त है, यानी कि ये स्थिति इनका ठीक नहीं है। इसका संख्या लगातार घटता जा रहा है, याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कश्मीरी हिरन कहते हैं, हंगुल को। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती हैं। सीवेज में कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये बताना है। सही आंसर होगा रोगजनक बैक्टीरिया। सीवेज को क्या कहते हैं? इस्तेमाल करके उसको बहा दिया जाता है। इस्तेमाल करके जो पानी को जो बहा देते हैं उसी को सीवेज कहते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारी वगैरह होता है। बैक्टीरिया इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न निम्न में से किस में CFC होता है? निम्न में से किस में CFC होता है? किस में CFC होता है? सही आंसर होगा प्रशीतक, यानी कि रेफ्रिजरेंट जो होता है, फ्रिज वगैरह, कूलर, AC में, तो उसमें CFC का यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए कूलिंग एजेंट के रूप में इसका काम करते हैं और आग बुझाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसमें फ्रीऑन गैस होता है, याद रखना है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है, ये बताना है। तो उसमें पानी का उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, यानी कि मिट्टी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, ये तो आपको पता होगा। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। किलोमीटर नहीं, सॉरी, हाँ किलोमीटर होता है, याद रखना आपको, किलोमीटर होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही निर्माण किया जा सकता है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पता होगा आपको। खींचने का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है, क्या खींचने का उदाहरण कौन सा होगा? ध्वज फहराना, ध्वज
फहराना खींचने का एक उदाहरण होता है। दरवाज़ा खोलना ये नहीं है, पर्दा उठाना ये भी नहीं है, लड़के को धक्का देना ये भी नहीं है। तो ध्वज जो फहराया जाता है तो उसमें रस्सी को खींचा जाता है, तो ये खींचने का एक उदाहरण है, याद रखना है। ग्रहों की गति के नियम का खोज किसने किया था? सही आंसर होगा केपलर। काफ़ी इजी प्रश्न है, ये तो बार बार पूछा भी जाता है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक डैश के रूप में जाने, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा सुपरसोनिक। जो ध्वनि की गति से भी ज़्यादा गति से चलता है उसको सुपरसोनिक कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। मिसाइल वगैरह इसी स्पीड पर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? कौन सा दुर्बल अम्ल है जो कि पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है जो कि पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। वैसे तो जनरली सभी अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं वे जनरली H+ आयन नहीं देते हैं। एसिटिक अम्ल ऐसा अम्ल है जो कि दुर्बल अम्ल भी है और ये पानी में H+ आयन भी देता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती हैं? जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। आग को बुझाता है, कौन बुझाता है आग को? आग को किसके द्वारा बुझा सकते हैं ये बताना है। सही आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आग को बुझाया जा सकता है, याद रखना है। कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं आप लोग गर्मी में, इसमें भी CO2 गैस होता है, याद रखना है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो क्या होगा? उससे ब्रोमीन गैस निकलेगा, ब्रोमीन गैस बनता है। बैसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो डैश होते हैं। बैसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो डैश होते हैं। क्या होते हैं बैसिली? ये छड़नुमा जीवाणु होते हैं। इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोप है? इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोप है ये बताना है। सेप्रोटोप क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा कुकुरमुत्ता। क्या होगा आंसर? कुकुरमुत्ता। मशरूम जिसको कहते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? सेप्रोटोप होता है, यानी कि मृतोप जीवी होता है। मृतोप जीवी को ही सेप्रोटोप इंग्लिश में कहते हैं। और ये हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, यानी कि ये किसी मृत चीज से अपना भोजन लेता है। मृत जीवी पोषण होता है इसमें, याद रखना है। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था ये बताना है। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर CV रमन को। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कार्य किया था, तो इसीलिए इनको 1930 ईस्वी में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न हैं। अभी हम लोग सिर्फ GK GS और करंट अफेयर को ही डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में। जुड़े रहें इस चैनल से, जिससे कि आपको काफ़ी सारे GK GS याद हो पाएँ और रोज़ाना एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आता है, तो इसको साथ में ज़रूर सॉल्व करें। धन्यवाद।